आज के क्लास में हम देखेंगे इरावती कर्वे के जो सोशोलॉजिकल थॉट हैं, जो सामाजिक विचार हैं उनको। इरावती कर्वे जो हैं, इनको भारत की पहली महिला समाजशास्त्री भी कहा जाता है और ये जीएस घूरे साहब के अंडर द गाइडेंस इन्होंने अपना रिसर्च किया। ठीक है। और जीएस घूरे कौन है? जीएस घूरे इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। भारत में समाजशास्त्र के जो जनक हैं, जीएस घूरे साहब को कहा जाता है। और जीएस घूरे साहब के संरक्षण में ही, उनके अंडर गाइडेंस में ही इन्होंने अपना रिसर्च कंप्लीट किया। इरावती कर्वे ये जो कि ब्रिटिश इंडिया म्यांमार में जन्मी, जिसको डेट टाइम बर्मा बोला जाता था, और महाराष्ट्र यानी कि पुणे में इनका देहांत हो गया। इरावती कर्वे एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हैं और इन्होंने कास्टिज्म को समझा। ठीक है, किनशिप जो सिस्टम होती है, नातेदारी सिस्टम होता है, उसको समझा। ये खुद महिला थी। ये जब खुद महिला थी तो इन्होंने महिला का क्या रोल है, वुमेन का क्या रोल है किनशिप में, मैरिज में, ठीक है, सोशल एस्पेक्ट्स में, इन सब चीज़ों में महिलाओं का क्या रोल है उनको भी वो समझा है। ये सब समझ के इन्होंने किनशिप सिस्टम का एक कंसेप्ट दिया कि भारत में नातेदारी प्रणाली क्या है। जो किनशिप सिस्टम है, जो रिश्तेदारी होती है, जो नातेदारी होती है, तो इन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें हैं इंडिया में, ये रीजन टू रीजन वेरी करता है, यानी कि क्षेत्रीय दर क्षेत्रीय यह निर्भर करता है। साउथ में नातेदारी कुछ अलग तरीके से चलती है, नॉर्थ इंडिया में कुछ अलग तरीके से चलती है, ईस्टर्न इंडिया में कुछ अलग तरीके से चलती है, और सेंट्रल इंडिया में कुछ अलग तरीके से नातेदारी सिस्टम चलती है। उसको हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे इनका फैमिली एंड मैरिज यानी कि परिवार और विवाह के बारे में क्या इन्होंने रिसर्च किया और क्या इनका कंसेप्ट है। ये कहती हैं कि जो फैमिली है ना, तो फैमिली में इन्होंने ज्वाइंट फैमिली यानी कि जो संयुक्त परिवार है, इस पे इन्होंने जोर दिया है। और ये संयुक्त परिवार को कहती हैं कि संयुक्त परिवार जो है, ये सामाजिक और आर्थिक संस्था है की तरह काम करता है। ठीक है। मैरिज को लेके बोलते हैं आप, ये कहती हैं कि जो मैरिज है वो सिर्फ हमारा एक सामाजिक अ, है, इसको मतलब मैरिज जो है, सी स्टडीज मैरिज एज अ सोशल अलायंस, नॉट जस्ट अ पर्सनल रिलेशनशिप। यानी कि शादी जो हमारा है, ये सिर्फ दो व्यक्तियों का ही रिश्ता नहीं है, बल्कि उनके साथ उन दो जो लोग शादी हो रही हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनका भी एक अलायंस है, उनका भी एक संबंध है, सामाजिक गठबंधन है। ठीक है। फिर हम देखेंगे इनका कास्ट एंड सोशल स्ट्रक्चर यानी कि जाति व्यवस्था और सामाजिक संरचना क्या है। ये कहते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है, वो कास्ट सिस्टम इंडिया के कल्चर में इतना अधिक विद्यमान है कि जो भी हम कार्य करते हैं और जो भी हम सांस्कृतिक कार्य करें, क्रियात्मक जो भी करेंगे, पर हर दिन की जिंदगी में, एवरीडे लाइफ में, उसमें कास्ट सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है, इन्होंने एक्सेप्ट किया है। उसके बाद देखेंगे सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर में ये कहते हैं कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना बनी है, वो सामाजिक संरचना कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम पे ही बेस्ड ऑन है। ठीक है। जैसे आप कहाँ शादी करनी है आपको, इंडोगमी, एक्सोगमी, उसको भी समझाती हैं वो कहती हैं कि कुछ जातियां के खाने का पैटर्न अलग है, कुछ जातियों का खाने का पैटर्न अलग है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई प्योर वेजिटेरियन है ना। सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक जो उनका इंटरेक्शन है, वो भी अलग अलग तरीकों से होता है। फिर देखेंगे हम इनकी मेथोडोलॉजी कि ये जो इन्होंने कंसेप्ट दिया, जो इन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद जो इन्होंने कंसेप्ट दिया है, तो रिसर्च करने के पीछे इन्होंने किन मेथोडोलॉजी का प्रयोग किया है ना, इन्होंने कौन सा प्रयोग नियम लागू किया इन्होंने। ठीक है, कि किस तरीके से इनकी कार्य प्रणाली थी, है ना, और कैसे उसका इन्होंने यूज किया। जैसे मेथोडोलॉजी में हम देखेंगे कि ये इंडियन है, उसके बाद वुमेन है ये। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे हमारे जीएस घुरे साहब ने इंडोलॉजिकल एस्पेक्ट में सोसाइटी को समझा और सोशोलॉजी का कंसेप्ट दिया, उसी प्रकार इन्होंने भी घुरे साहब के, जीएस घुरे साहब के अंतर्गत इन्होंने काम किया है। तो ये भी कहीं ना कहीं इंडोलॉजिकल एस्पेक्ट पे जोड़ देंगे। इंडोलॉजिकल एस्पेक्ट यानी कि जो एंसेंट टेक्स्ट है हमारे हैं, जो प्राचीन हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं, उस पे भी इन्होंने उसका भी सहारा लेके इंडियन सोसाइटी को समझाने का कोशिश किया है। जैसे महाभारत एपिक्स जो हमारे महाकाव्य हैं, उसका भी इन्होंने हेल्प लेके भारतीय समाज को समझाने का प्रयोग किया है। एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि जहां पर भी महाभारत का कंसेप्ट इंडियन सोशियोलॉजी को समझने के लिए आए, वहां पे आप इरावती कर्वे को सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक। इन कंसेप्टों के साथ मैं आपको इनका वन लाइनर नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप इनके कंसेप्ट को आसानी से बहुत तेज रिवाइज कर सकते हैं।
इसमें मैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया हूँ मैं, कि इन कंसेप्टों को पढ़ने के बाद आप कितना क्वेश्चन कर ले जाते हैं, और उसको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ये मेरी क्लास इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में होगी, यानी जिससे हमारे हिंदी माध्यम के स्टूडेंट विद्यार्थी जो हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, इन दोनों को इरावती कर्वे जी का जो कंसेप्ट है वो आसानी से समझ में आ सके, और इनके कंसेप्ट को समझ के एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। नमस्कार, मैं इंजीनियर अजित, क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी। मैं आपको राज्य सरकार द्वारा आयोजित जो भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हैं, LT ग्रेड हैं, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं, उनके लिए मैं आपको इरावती कर्वे का कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ ये वीडियो उनके लिए भी यूजफुल है जो UGC नेट का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इरावती कर्वे, ठीक। इरावती कर्वे जो हैं, ये इरावती कर्वे हमारे म्यांमार में जन्मी, यानी कि उस समय बर्मा बोला जाता था। 1905 में जन्मी। तो 1905 में आप देखेंगे कि जो हमारा म्यांमार हो गया और इंडिया हो गया, ये जो है ये पूरा साम्राज्य ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा हमारा रूल किया जा रहा था। यानी कि उस समय का जो बर्मा जो है, जो प्रेजेंट का म्यांमार है, वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करता था। ठीक है। तो 1905 में इन्होंने बर्मा में जन्मा, और म्यांमार में एक नदी बहती है, उसका नाम है इरावदी नदी। ठीक है। तो इरावदी नदी के नाम पर ही इनका नाम पड़ा इरावती। ठीक है। 1970 में ये पुणे में इनका देहांत हो गया है। ठीक है। जन्म म्यांमार में ली, वर्मा में ली, लेकिन इनका पूरी अच्छा ये बचपन से पढ़ाई इनका इंडिया में ही चला, और इनके जो भी रिसर्च हैं और लाइफ का जो भी कंसेप्ट इन्होंने दिया है सोसाइटी के प्रति, वो सब इंडिया के पर्सपेक्टिव ही दिया है। इसलिए इनको हम इंडियन सोशोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है। इनको ये हमारा इंडियन सोशोलॉजिस्ट यानी कि समाजशास्त्री, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी कि हमारे जो मानव शास्त्री हैं, इनको कहा जाता है। ओके। सी इज नोन फॉर इंटीग्रेटिंग। इन्होंने क्या किया कि जो हमारे इंडियन सोशोलॉजिकल एनालिसिस है, यानी कि भारतीय समाजशास्त्रीय जो हमारा दृष्टिकोण है, जो इन्होंने विश्लेषण किया है भारतीय समाजशास्त्र को, इसको इन्होंने समझने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो हमारा इंडोलॉजी है, ठीक है, जो हमारा एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, जो सोशियोलॉजी और जो किनशिप स्टडी, और साथ में जो रीजनल डाइवर्सिटीज है, उन सबको इंटीग्रेट किया है, एकीकृत किया है। यानी कि इंडियन भारतीय समाजशास्त्र को समझने के लिए इन्होंने जो भारत के टेक्स्ट हैं, इंडियन टेक्स्ट, जैसे संस्कृत में लिखे हुए कोई ग्रंथ हैं, उसको भी इंक्लूड किया। एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव शास्त्र को, कैसे मानव का उद्भव हुआ, कैसे विकास हुआ, ठीक है, उसको भी इन्होंने इंक्लूड किया। ठीक है। समाजशास्त्र है, तो समाजशास्त्र क्या है कि हर एस्पेक्ट को देखता है। वो इकोनॉमिक देखता है, पॉलिटिकल देखता है, सोशल देखता है, फैक्ट देखता है, उन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया। साथ ही इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो किनशिप स्टडीज है, यानी कि नातेदारी सिस्टम क्या है इंडिया को, उसको भी इंक्लूड किया, है ना। और जो रीजनल डाइवर्सिटीज, यानी कि ये सब नातेदारी, रिश्तेदारी, ये सब चीज़ें जो हैं, इनको समझने के लिए इन्होंने जो रीजनल क्षेत्रीय विविधता का प्रयोग किया है, इन सबको एकत्रित करके, इन सबको एकीकृत करके इन्होंने क्या किया कि भारतीय समाज शास्त्र को समझा है। ठीक है, और समझाया है। हर मेजर कंट्रीब्यूशन लाइज इन द स्टडी ऑफ फैमिली, किनशिप, कास्ट, रीजनल डाइवर्सिटीज इन इंडिया। इन्होंने क्या किया कि ये सब सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी को समझा। ठीक है। और इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है इंडियन सोशोलॉजी में, वो कहाँ कहाँ है? वो परिवार में है, नातेदारी में है, कास्ट जाति प्रथा में भी है, और जो इनका क्षेत्रीय विविधता है, इनमें इनका इंपॉर्टेंट योगदान है। ठीक है। ओके। अब इनके कंसेप्ट को हम समझेंगे। मेनली हम फैमिली क्या है, किनशिप क्या है, कास्ट क्या है, और रीजनल डाइवर्सिटी क्या है, इन्हीं के अराउंड इनका सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट, पर्सपेक्टिव ये घूमता है। ठीक है। कंसेप्ट में देखेंगे सबसे पहले किनशिप सिस्टम, यानी कि नातेदारी प्रणाली है क्या। नातेदारी प्रणाली आप देखेंगे कि आप ईस्टर्न इंडिया में जाइए या वेस्टर्न इंडिया में जाइए, सदर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि नातेदारी जो सिस्टम है, वो जिस तरीके से वहाँ पे रिश्तेदारी होती है, शादी विवाह होते हैं, तो आप देखेंगे कि साउथ में अलग तरीके से शादी विवाह हो रहे हैं, नॉर्थ में अलग तरीके से हो रहे हैं, ईस्टर्न स्टेट्स में अलग तरीके से हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शादी करना है। शादी क्या है? एक लड़का और लड़की को एक साथ लेजिटिमाइज करते हैं। ठीक है।
सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए आप वैधता प्रदान करते हैं, वो शादी है, ठीक है। लेकिन शादी किनके बीच में हो? शादी इंटरकास्ट भी हो सकती है ना? शादी हमारा इंट्रा कास्ट में भी हो सकती है, ठीक है। शादी हमारी एक परिवार में भी, मुस्लिम समुदाय में देखते हैं कि चाचा की लड़की से, या जो अपनी माँ के, एक माँ से जो दूध नहीं पिए हैं, है ना, तो उनसे वो शादी कर सकते हैं। आप यहाँ भी दे सकते हैं, यूपी में भी दे सकते हैं। यानी कि शादी का जो कंसेप्ट है वो वेरी करता है, रीजन टू रीजन वेरी करता है। तो इन्होंने क्या किया कि जो किनशिप सिस्टम है, नातेदारी सिस्टम है, इन्होंने पूरे क्षेत्र को इन्होंने स्टडी किया। उसमें ईस्टर्न स्टेट भी है, सदर्न स्टेट भी है, यानी कि केरला और ये सब हो गया। आप अरुणाचल प्रदेश को देख लेंगे, आप गुजरात को देख लेंगे, ठीक है, आप उत्तर प्रदेश को देख लेंगे। यानी कि इन्होंने पूरे रीजन को स्टडी किया, और इन्होंने जो नातेदारी सिस्टम है उनको 3 तरीके से इन्होंने देखा। एक तो हमारे मैरिज रूल्स, यानी कि शादी विवाह के नियम क्या हैं। तो जो पूरे पैन इंडिया की बात करेंगे, तो जैसे मान लीजिए ये आपका, ये मान लीजिए आपका इंडिया हो गया, ठीक है। तो जो हमारा इंडिया हो गया है, इंडिया, तो ये हमारे ईस्टर्न हो गया, ये ईस्टर्न इंडिया हो गया। ये हमारा सदर्न हो गया, सदर्न इंडिया हो गया, ठीक है। ये हमारा नॉर्दर्न, नॉर्दर्न इंडिया हो गया। और ये हमारा सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया हो गया, ठीक है। ये सब हो गया, पूरे इंडिया को मैंने देखा है। तो इन्होंने सबको स्टडी किया। नॉर्दर्न इंडिया को स्टडी किया, इसमें यूपी, पंजाब ये सब आ जाएंगे। ईस्टर्न इंडिया को इन्होंने स्टडी किया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश ये सब आ जाएंगे। सेंट्रल इंडिया को भी इन्होंने स्टडी किया, जिसमें आपका मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, फिर आपका उड़ीसा हो गया, इन सब, बिहार हो गया, इन सबको देखना। साउदर्न इंडिया को भी, जो सदर्न इंडिया है, साउथ इंडिया जो है उसको भी देखा, जिसमें केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया। तो इन सबों को इन्होंने देखा रीजन के आधार पे, और किस पे, कि वहाँ पे शादी होने के क्या नियम है। तो देखा कि अलग अलग नियम यहाँ पे चल रहे हैं। फैमिली स्ट्रक्चर इन्होंने देखा, ठीक है, कि वहाँ का फैमिली स्ट्रक्चर है, पारिवारिक संरचना है, किस तरीके से होती है। ओके। फिर हमारा जो वंशानुक्रम है, यानी कि एक हमारा वंश कैसे आगे बढ़ रहा है, उसमें शादी ब्याह का क्या रोल है ना। जो पारिवारिक संबंध है उसका क्या रोल है, कि वंश वंश एक पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जा रही है, और कौन से कल्चर, कौन से संस्कार उनके प्रति आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब देखा इन्होंने रीजन में जाके, है ना, एक एक रीजन में। ये हमारे नॉर्दर्न रीजन हो गया, ईस्टर्न रीजन हो गया, हमारा साउदर्न रीजन हो गया, और सेंट्रल, ठीक है। कर्वे क्लासिफाइड इंडियन किनशिप इनटू 4 मेजर रीजनल पैटर्न। जैसा कि आपको बताया कि इन्होंने जो किनशिप सिस्टम को, यानी कि नातेदारी प्रणाली को समझने के लिए, इन्होंने क्या किया कि जो रीजन है ना, जो क्षेत्र हैं, उन 4 क्षेत्र में इन्होंने बांट के रीजन को समझाने की कोशिश किया है। एक हमारा नॉर्दर्न, यानी कि उत्तरी क्षेत्र, है ना, हमारा सेंट्रल, यानी कि मध्य क्षेत्र, हमारा सदर्न, यानी कि जो साउथ का दक्षिणी क्षेत्र, और ईस्टर्न, यानी कि जो हमारे ईस्ट में, इंडिया के ईस्ट में, यानी कि ये क्षेत्र है ना। इन सबको इन्होंने क्लासिफाइड किया। She showed that kinship rules vary by region, not just by caste और religion। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में जो हमारे नातेदारी सिस्टम चलती है, वो हमारे क्षेत्र पे डिपेंड करता है, कि किस कैसा क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, उसके अनुसार हमारे रिलेशनशिप चलते हैं। और ये रिलेशनशिप वो किसी जात और धर्म पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है। इन्होंने ये कहा है। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, कि जो वेस्ट बंगाल के जो ब्राह्मण हैं, है ना, तो वो वहाँ पे उनको मछली खाना अनिवार्य है, वो मछली डेली खाते हैं। अपना अपना उनका तालाब है, ठीक है, उस तालाब से वो मछली निकालेंगे, और वो डेली उनका फूड कल्चर, उनका मछली खाना है। जो कि आप देखते हैं कि नॉर्थ के ब्राह्मण हैं, वो हमारे मछली, मीट मछली वो नहीं खाते हैं, ठीक है। ऐसा जनरली देखने को मिलता है। अब ये कह रहे हैं कि किनशिप रूल जो है वो रीजन पे डिपेंड करता है, वो कास्ट और रिलीजन पे मैटर नहीं करता है। अब देखिए, जो भी हमारे कल्चर होते हैं, ठीक है, तो मेनली कल्चर किनके द्वारा बनाए गए हैं। जैसा कि एम एन श्रीनिवास को भी आप देखते हैं, ठीक है, कि हमारा एम एन श्रीनिवास का जो है कंसेप्ट संस्कृताइजेशन, यानी कि छोटी बिरादरी क्या करती है, कि बड़ी बिरादरी का, बड़ी जाति का जो कल्चर है, संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको कॉपी करने का कोशिश करती है, उसको हम संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण कहते हैं। तो यानी कि जो बड़ी बिरादरी जिस तरीके से अपने संस्कृति को अपना रही है, लेके चल रही है, उसी को छोटी निम्न जाति की जो बिरादरियां हैं, वो भी उसको कॉपी करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि किसी एक क्षेत्र में जिस तरीके से ब्राह्मण परिवार
सो कॉल्ड ब्राह्मण परिवार अपना वो शादी की प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसी को कॉपी सभी लोग उस क्षेत्र में करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उस तरह के सब करते हैं। तो यानी कि यदि वेस्ट बंगाल के जो ब्राह्मण हैं, ठीक है, तो यदि मछली खा रहे हैं तो सभी जातियां वो खा रही है, वो कल्चर बन गया है। उसी प्रकार आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में कि ब्राह्मण जो है जिस तरीके से शादी कर रहे हैं, लोग उस तरीके से शादी करना शुरू करते हैं। तो वो हमारा रीजन रीजन डिपेंड करता है। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। अब मान लीजिए ललितपुर साइड, अरे सॉरी, आप जाएंगे लखीमपुर साइड। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के साइड आप जाएंगे, तो जो वहाँ पे जहाँ की बेटियां होती हैं, तो बेटी भले ही कम उम्र की हो, सभी लोग उसका पैर छूते हैं। ठीक है। इधर आप पूर्वांचल के साइड आप जाएंगे, तो वहां पे छोटे बड़ों का लिहाज रखा जाता है, यानी कि बेटी का मामला नहीं है, औरत का मामला नहीं है। वहां पे क्या है कि आपसे जो भी बड़े हैं, चाहे लड़का लड़की जो भी आपसे बड़े हैं, आप उनके पैर छुएंगे। ठीक है, अपने जो आपसे बड़े हैं उनका आप आदर करेंगे, बड़ा आपका पैर नहीं छुएगा। तो यहाँ पे अंतर आपको दिखाई पड़ गया, ये चीजें। एक और एग्जाम्पल लीजिए। आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही आप एक क्षेत्र में देखेंगे कि लोग अपने जो बुआ है उससे मजाक करते हैं, है ना? जैसे पापा के जो बहन है, लड़के, उनसे अ, मजाक करते हैं, ठीक है? जोक्स मारते हैं उन पे, है ना? वहीं पे आप देखेंगे कि एक साइड में उत्तर प्रदेश के बुआ का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये जो है हमारा किनशिप सिस्टम, वो रीजन टू रीजन वेरी करता है, ठीक है? इसी को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे जो नॉर्थ इंडिया में क्या है कि पैट्रियार्कल सिस्टम है। यानी कि उत्तरी भारत में देखेंगे तो जो पिता का जो सत्ता चलता है ना? वो चीजें हैं। एक्सोगमस की बात देखेंगे, यानी कि विलेज एक्सोगमस, यानी कि जो शादियां होती हैं वो हमारी एक ही गांव में नहीं होती। सेम गांव में लड़के लड़के की शादी नहीं होती है, बल्कि शादी जो होती है वो दूसरे एक गांव के लोग दूसरे गांव में जाके शादी करते हैं। ये हमारा एक्सोगेमस है। प्रेफरेंस फॉर गोत्र एक्सोगेमी, ठीक है, यानी कि जो अपर कास्ट है ये क्या करते हैं, पहले गोत्र देखते हैं, है ना, कि हमारा कौन सा गोत्र है, उनका कौन सा गोत्र है, और ये सेम गोत्र में ये शादी विवाह नहीं होती है। कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, ये सब नॉर्थ इंडिया में आएंगे। वहीं पे ये एग्जाम्पल देती हैं साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया में ये कहती हैं कि इंडोगमी है, विलेज इंडोगमी है, यानी कि जो साउथ इंडिया में जाएंगे तो एक ही गांव में शादी लड़के और लड़की की हो जाएगी। ठीक है, यानी कि मान लीजिए एक गांव का नाम है एक्स, तो उस एक्स जो गांव है उसी का लड़का भी रहेगा और उसी गांव की लड़की भी रहेगी और उसकी शादी विवाह हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कितना अंतर है इंडिया में ही, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में शादी ब्याह करने की परंपरा को लेकर। साउथ इंडिया में एंड दक्षिण भारत में देखेंगे क्रॉस कजन्स मैरिज, यानी कि जो हमारे कजन्स हैं, ठीक है, चाचा के या मामा के, जैसे मान लीजिए कि अंकल निस मैरिजेस, यानी कि वहां पे साउथ इंडिया में क्या होता है कि मामा मामा का लड़का है, ठीक है, तो यानी कि मामा की लड़की से भी शादी कर लेंगे आप, ठीक है, या आप जो बुआ हैं, बुआ की लड़की से भी शादी वहां पे हो जाती है, यानी कि मामा की लड़की से भी और बुआ की बेटी की शादी, बुआ की बेटी से भी शादी वहां पे हो जाती है, जो कि नॉर्थ इंडिया में ऐसा कंसेप्ट नहीं है। तो इन्होंने जो कंसेप्ट दिया है किनशिप का, तो पूरे इंडिया को स्टडी करके इस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, समझाया है। ठीक है, फिर हम देखेंगे फैमिली एंड मैरिज, है ना, कि परिवार और विवाह क्या है। तो इरावती कर्वे कहती हैं कि जो फैमिली है, वो फैमिली यानी कि जॉइंट फैमिली, उनके समय में जॉइंट फैमिली का रेलेवेंस था। ठीक है, और जॉइंट फैमिली का रेलेवेंस आज भी है, लेकिन 1905 से लेके 1970 तक, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट उतना रेलेवेंस नहीं था इंडिया में। ये न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट हमारा वेस्टर्नाइजेशन कंसेप्ट है। लेकिन 1970 के बाद देखेंगे, यानी कि 19, जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय भी देखेंगे तो संयुक्त परिवार का जोर था। संयुक्त परिवार पे लोग बल देते थे, आज भी संयुक्त परिवार का बहुत बड़ा रिलेवेंस है। तो वो कहती हैं कि उस समय जो ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली हमारा क्या है, एक सामाजिक संस्था है और एक आर्थिक संस्था के रूप में वो देखती हैं। वो कहती हैं कि यदि ज्वाइंट फैमिली आपके पास है, तो आप वो ज्वाइंट फैमिली, यदि किसी के पास पैसे की कमी है तो सब लोग मिलकर उसका सपोर्ट कर देंगे। यदि किसी को इलेक्शन लड़ना है, सामाजिक चीजों में आगे बढ़ना है, तो खुद आपके ज्वाइंट फैमिली के पास इतना वोट रहेगा कि आप वोट कर लेंगे, जीत जाएंगे आप। ठीक है, तो सामाजिक स्तर पे और इकोनॉमिक स्तर पे इन्होंने ज्वाइंट फैमिली का इंपॉर्टेंस बताया है और दिया है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कास्ट सिस्टम एंड सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि जाति व्यवस्था क्या है और सामाजिक संरचना क्या है। इरावती कर्वे viewed caste as a functional and cultural system embedded in everyday life। ये कहती हैं कि जो कास्ट सिस्टम है हमारा, ठीक है, ये कास्ट सिस्टम हमारा क्या है कि ये हमारा फंक्शनल है। कास्ट सिस्टम को हम क्रियात्मक, ठीक है,
और सांस्कृतिक व्यवस्था के तौर पे हम देखते हैं। यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारा क्रियात्मक और सांस्कृतिक जो व्यवस्था है, वही हमारा कास्ट सिस्टम है। ठीक है, आप किस तरीके से कोई कार्य कर रहे हैं, आप किस तरीके से कोई सभ्यता अपना रहे हैं, तो वो सब हर कास्ट का अलग अलग फंक्शन और कल्चर है। ठीक है, तो उसको उन्होंने उस तरीके से समझाया है। She highlighted the role of caste in regulating marriage, food habits and social interaction. इन्होंने कहा कि जो कास्ट यानी कि जाति की जो भूमिका है, वह जाति की भूमिका क्या करती है कि शादी कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, उसको रेगुलेट करती है। ठीक है, यही जो कास्ट जाति की भूमिका है, वह डिसाइड करती है कि आपके खाने का जो हैबिट है, व्यवहार है, आदत है, वो किस तरीके से होगी। यही जाति की जो भूमिका है, ये बताती है कि सामाजिक अंतर संबंध जो है ना, वो हमारा कैसे होगा। तो हमारा सोशल इंटरेक्शन, फूड हैबिट्स और जो मैरिज का रेगुलेशन है, वो कौन कंट्रोल करता है। ठीक है, वो कंट्रोल करता है कास्ट, जाति। या यानी कि रोल ऑफ कास्ट है, वो क्या करता है कि वो मैरिज को रेगुलेट करता है, फूड हैबिट को और सोशल इंटरेक्शन को। फॉर एग्जाम्पल, इंडोगमी, मैरिज विद इन अ कास्ट। इंडोगमी का मतलब क्या होता है कि एक ही कास्ट के अंदर शादी करना इंडोगमी कहलाता है। एक्सोगमी का क्या होता है? एक्सोगमी का मतलब होता है कि सेम जात से बाहर निकल के कहीं शादी कर, दूसरी जात में शादी करना। ठीक है, वो हमारा इंटरकास्ट भी आप बोल सकते हैं। इंडोगमी मेंटेन कास्ट बाउंड्रीज, यानी कि आप एक ही जाति के अंदर शादी करेंगे तो हमारा वो कास्ट बाउंड्री है ना, आप उस कास्ट के बाउंड्री से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा इंडोगमी कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इनका मेथोडोलॉजी, यानी कि ये जिस तरीके से रिसर्च की है, तो रिसर्च करने में इन्होंने कौन कौन से तरीकों का, कौन कौन से टूल्स का उपयोग किया है, वो सब आएगा आपके मेथोडोलॉजी में। इन्होंने क्या किया कि इंडोलॉजी जो हमारा एंशेंट जो हमारा टेक्स्ट है, यानी कि प्राचीन जो हमारे ग्रंथ है, उसको भी इन्होंने यूज किया भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज को समझने के लिए। ठीक है, इन्होंने महाभारत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां भी महाभारत आए आप इरावती कर्वे को याद करेंगे। तो इन्होंने जो हमारे महाकाव्य हैं, खासकर महाभारत था, तो महाभारत में जो है, जो किनशिप चला है, जो नातेदारी चली है पांडवों में, कौरवों में, तो उन सबको इन्होंने समझाने की कोशिश किया है और उसी के तरीके से महाभारत में जो मेंशन है, उसी के तरीके से इंडिया में जो किनशिप सिस्टम है ना, उसको भी इन्होंने समझाया है। फील्ड वर्क एंड ऑब्जर्वेशन, जैसा कि आप देखेंगे कि पैन इंडिया इनका मूवमेंट है, पैन इंडिया को अच्छे से समझाया है कि हमारी जो मैरिज होती है पैन इंडिया में वो कैसे होती है ना, एक्सोगमी कैसे होते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हमारी शादियां कैसे होती हैं, तो इस सबको इन्होंने समझाया है। ओके, इंपेरिकल मेथड के तरीके, ठीक है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के तहत। दिस मेड हर स्टडीज डीपली रूटेड इन इंडियन रियलिटीज। तो ये जो इनका मेथड है यूज करने का, ये सारे मेथड ने भारतीय सभ्यता को गहरे से समझा है। ठीक है, ओके। ये क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न थियरीज, यानी कि आप देखते हैं कि जो ये हमारे इंडियन सोशोलॉजिस्ट हैं, तो इंडियन जो भी हमारे इंडियन सोशोलॉजिस्ट हुए, चाहे हमारे ए आर देसाई साहब हुए, चाहे हमारा जी एस घोरे साहब हो गए, चाहे हमारे एम एन श्रीनिवास हो गए, ये इरावती कर्वे हो गए, ये सब लोग क्या किए कि ये हमारा जो इंडोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं, है ना, भारतीयता जिस पे हमारी चल रही है, जो हमारे संस्कृत टेक्स्ट लिखे गए हैं, जो हमारे इपिक्स हैं, उनके थ्रू इन्होंने भारतीय समाज को समझने का कोशिश किया है। और ये कहते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन जो है, वो इंडस्ट्री बेस्ड भी है, औद्योगिक है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली है, इकोनॉमी पे फोकस करते हैं। यानी कि उनका जो वेस्टर्नाइजेशन का कंसेप्ट सोसाइटी को समझने के लिए, वो थ्योरी, वो मेथड हम इंडिया में नहीं इंप्लीमेंट कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका कल्चर, ट्रेडिशन, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लाइफ, सब कुछ हमारे इंडिया से डिफरेंट है। इसलिए इंडिया को समझने के लिए हमें, जब तक कॉन्टेक्चुअल मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे वेस्टर्नाइजेशन में, तब तक हम इंडिया को नहीं समझ पाएंगे। तो कार्वे आर्ग्यू दैट वेस्टर्न सोशोलॉजिकल थियरी कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड टू द इंडियन सोसाइटी विदाउट कॉन्टेक्चुअल मॉडिफिकेशन। ठीक, ओके। इनका जो बुक है वो देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। ठीक है, इसमें एक आएगा हिंदू सोसाइटी, है ना, 1941 में इन्होंने लिखा कि हिंदू सोसाइटी क्या है। उसके बाद देखेंगे हम किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में जो नातेदारी सिस्टम है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है। 1953 में ये बुक पब्लिश हुई, लिखी गई। ठीक है, फिर हम देखेंगे युगांत, है ना, युगांत द एंड ऑफ, यानी कि युगांत मतलब क्या होता है, एक युग का अंत, है ना, तो एक युग का अंत जो है उसके बारे में हम देखेंगे, 1969 में पब्लिश हुई। ओके, ये सब देखने के बाद, इनके सारे कंसेप्ट समझने के बाद, हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे वन लाइनर नोट्स के फॉर्मेट।
ठीक है, इसको देखेंगे। 1 नोट्स में है कि सी emphasized रीजनल डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। इन्होंने देखा है कि क्षेत्रीय विविधता कितनी है भारतीय समाज में। ठीक, इंपॉर्टेंट। यानी कि जहां भी क्वेश्चन आ जाए कि रीजनल डाइवर्सिटी इन इंडिया, तो आप इरावती कर्वे को याद करेंगे। ओके। नॉर्थ इंडिया फॉलो स्ट्रिक्ट एक्सोगमी एंड पैट्रियार्की। यानी कि जब एक्सोगमी की बात आए तो हमारा मैरिज मैरिज को लेके, और वो होगा हमारा विलेज एक्सोगमी, एक्सोगमी और हमारा इंडोगमी। ठीक है, तो जो हमारा विलेज इंडोगमी होगा तो ये हमारे आएंगे साउथ में, और एक्सोगमी होगा विलेज एक्सोगमी, ये हमारा आएगा नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया फॉलो स्ट्रिक्ट एक्सोगमी एंड पैट्रियार्की सिस्टम। ठीक है, साउथ इंडिया अलाउ क्रॉस कजन एंड अंकल मिस मैरिजेस। ठीक है, और इंडोगमी। ठीक है, ओके। शी यूज्ड एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इन्होंने क्या किया कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी कि जो जो डिसिप्लिन अलग अलग हैं, जैसे सोशोलॉजी अलग है, एंथ्रोपोलॉजी अलग है, हिस्ट्री अलग है, इंडोलॉजी जो है हमारा अलग है, उसको इन सब को इन्होंने एकीकृत कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, और तब उन्होंने इंडियन सोसाइटी को समझा है। वुमेन स्टेटस वेरीज अक्रॉस इंडियन रीजन। ये कहती हैं कि जो औरतों का रोल है ना, वो भारत के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से उनका होता है। जैसे आप देखेंगे कि आप जाएंगे इंडिया के, एक्सप्लेन करता हूँ आपको मैं। ये ईस्टर्न, ठीक है, ये इंडिया का मैप बन गया। तो आप देखेंगे, आप जाएंगे ईस्टर्न, ये जो है आपका एरिया, अरुणाचल प्रदेश, इधर सब जो आएंगे, इसमें आप देखेंगे कि जब शादी करेंगे आप, है ना, तो यहाँ पे शादियां ऐसे होती हैं कि आपको वहां पे दुल्हन को खरीदना पड़ता है। ठीक है, यानी कि ब्राइड प्राइस वहां पे प्रिवलेंट है। दूसरी बात, आप देखेंगे कि हमारे ब्राइड प्राइस है, ब्राइड प्राइस है। ठीक है, क्योंकि इसको आपको इसमें समझाता हूँ। मान लीजिए इंडिया है, ये मान लीजिए आपका इंडिया है। तो इंडिया में जो है आप देखेंगे कि इधर जो हमारा ये पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट में क्या है आपका, कि यहाँ पे क्या होता है कि ब्राइड प्राइस यहाँ पे चलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है कि डॉर्मेट्री सिस्टम मैरिज होती है। यानी कि डॉर्मेट्री मैरिज सिस्टम इसलिए होती है यहाँ पे कि एक साथ ये रहते हैं, है ना, अपने साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स ही करेंगे, फिर जिनके साथ इनको शादी करने का मन करेगा, संतुष्ट होंगे तो वो करेंगे, नहीं तो वो नहीं करेंगे। ये यहाँ पे चलता है। आपको एक एग्जांपल दूं, जब एमओडी में मैं काम कर रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, भारतीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में, तो हमारी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में हुई। तो छत्तीसगढ़ में भी हम देखते हैं कि वहाँ पे संथाल ट्राइब्स है। तो संथाल ट्राइब्स में ये है कि लड़का और लड़की उस गांव में, लड़का किसी एक पर्टिकुलर गांव में लड़का और लड़की जिसके साथ मन कर रहा है उसके साथ वो रहेंगे। ठीक है, 1 महीना 2 महीना साल भर साथ में वो रहेंगे शादी के पहले। और जब वो सेटिस्फेक्शन उनको मिल जाएगा कि नहीं ठीक है हमको इसी से शादी करनी चाहिए, तब वो डिसाइड करें कि हमको शादी करना है, तब उनकी शादी होगी। यदि साल भर रहने के बाद वो कहेंगे नहीं हमको इससे शादी नहीं करनी है, तो उनकी शादी नहीं होगी। ये संथाल ट्राइब्स में हमने देखा है। ठीक है, ये चीजें ऐसी होती है। फिर आप देखेंगे कि सेंट्रल इंडिया के बारे में और साउथ इंडिया के बारे में। तो जो हमारा सदर्न इंडिया है, साउथ इंडिया है, उसमें आप देखेंगे कि मामा मांझे की शादी हो रही है ना, बुआ की बेटी की शादी हो रही है, मामा की बेटी से शादी हो जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें हैं। इंडियन सोसाइटी मस्ट बी स्टडीड इन इट्स ओन कल्चरल कंटेक्स्ट। यानी कि ये कहते हैं कि जो भारत का खुद का जो सांस्कृतिक कंटेक्स्ट है, उस कंटेक्स्ट में समझना चाहिए, ना कि हमारे जो वेस्टर्नाइजेशन का कंसेप्ट है उसको इम्पोज करना चाहिए। ठीक है, women's roles understand through marriage, kinship, family, not in isolation। ये कहती हैं कि यदि इंडियन सोसाइटी को आप समझना है और उसमें भारत की जो महिला है उनको समझना है, तो उनको आप महिला करके आप नहीं समझ पाएंगे।
यानी कि आपको समझना है तो आप एक टॉपिक बनाएंगे, आज महिला को समझेंगे तो वुमेन के बारे में पढ़ाई करेंगे, तो उस तरीके से अलग से आप वुमेन को पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। बल्कि आपको यदि औरतों के बारे में पढ़ाई करनी है तो उनको आपको शादी, ठीक है, नातेदारी और परिवार, इन तीनों यानी कि शादी, नातेदारी और परिवार के माध्यम से ही आपको समझना होगा। आप उनको अलग अलग सेगमेंट में करके नहीं समझेंगे, बल्कि इन माध्यम से ही आपको समझना होगा कि मैरिज में किस तरीके से शादी होती है, तो उसमें रोल को वुमेन के पार्टिसिपेट करना पड़ता है, वो अलग फैक्टर है। नातेदारी में माँ का क्या रोल हो जाएगा, है ना, माँ के साइड से रिश्ते कैसे बनेंगे, है ना, तो वो चीजें आप देखेंगे। और फैमिली में क्या इंपॉर्टेंस है, मैट्रियार्की सिस्टम है यानी पैट्रियार्की सिस्टम है, इस तरीके से आप समझेंगे। ठीक है, वन लाइनर नोट्स देखने के बाद अब हम करेंगे पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इरावती कर्वे इज बेस्ट नोन फॉर हर वर्क ऑन। इरावती कर्वे किस अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो कर्वे जो है कास्ट मोबिलिटी के लिए नहीं, कास्ट मोबिलिटी के लिए कौन है? श्रीनिवास, एम एन श्रीनिवास साहब हैं। ठीक है, ओके। विलेज स्टडीज भी नहीं, क्यों? विलेज स्टडीज के लिए एक रामपुरा गांव है, रामपुरा, कर्नाटका में, कर्नाटका में। और ये कौन स्टडी करते हैं? श्रीनिवास। ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं, सोशल जो स्ट्रेटिफिकेशन है उसमें आप देखेंगे कि ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में बहुत लोग अपना अपना रोल करते हैं, लेकिन ये जो हमारा आ रहा है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन, या जहाँ पे हमारा किनशिप आएगा, मैं आपको बताया हूँ कि जहाँ पे किनशिप आए आप सीधे इरावती कर्वे को क्लिक करेंगे। ठीक है, ये चीज है, इरावती कर्वे, किनशिप कर्वे डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वॉज रिटन बाई, यानी किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया के लेखक कौन है? किनशिप यानी कि इरावती कर्वे, यानी कि इरावती कर्वे, सिंपल। ये नेट का फेवरेट क्वेश्चन है ये। आगे देखेंगे कि विच मैरिज फॉर्म द परमिटेड, ठीक है, विच मैरिज फॉर्म इज परमिटेड इन साउथ इंडिया अकॉर्डिंग टू द इरावती कर्वे। कहती हैं कि कर्वे के अनुसार दक्षिण भारत में कौन सा विवाह मान्य है? ठीक है, तो इसमें कौन सा है? पैरेलल कजन नहीं, क्रॉस कजन मैरिज है, बिल्कुल है। ठीक है, गोत्रा एक्सोगमी, ये देखिए गोत्रा एक्सोगमी की बात करेंगे तो ये तो हमारे नॉर्थ में है, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, और हमारी जो क्रॉस कजन मैरिज है यानी कि मामा की बेटी से शादी, है ना, और बुआ की बेटी से शादी, ये हमारे क्रॉस कजन मैरिज यहाँ पे रेलेवेंस है इसका। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे कि इरावती कर्वे डिवाइडेड इंडिया इनटू हाउ मेनी कल्चरल रीजन, यानी कि कर्वे ने भारत को कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया? तो आपको पता है कितने? चार। ठीक है, फोर। कौन कौन से? एक हमारा ईस्टर्न, पूर्वी, दूसरा हमारा सेंट्रल, मध्य, तीसरा हमारा नॉर्दर्न यानी कि उत्तरीय, और हमारा सदर्न यानी कि दक्षिणीय, ये चार तरीकों में। ठीक है, तो चार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अप्रोच वाज मेनली यूज्ड बाय इरावती कर्वे? कौन सा अप्रोच यानी कौन सा मेथोडोलॉजी जो है इरावती कर्वे के द्वारा प्रयोग किया गया? ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म नहीं, ये हमारे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म किनका था? ब्राउन का, रेडक्लिफ ब्राउन का। ठीक है, ये जो मार्क्सिस्ट देखेंगे, ये मार्क्स, कार्ल मार्क्स के। इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है, ये इनका जो है फिनोमेनोलॉजिकल। ठीक है, ये फिनोमेनोलॉजिकल कोई घटना पे जो आधारित चीजें होती हैं, तो मुझे लग रहा है कि लेवी क्लॉड स्ट्रॉस के द्वारा ये था, और ये जो है क्लॉड स्ट्रॉस के द्वारा था, और ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का इन्होंने प्रयोग किया। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यानी कि आपका एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ठीक है, इंडोलॉजी, रीजनल डाइवर्सिटी, ठीक है, इन सबों का इंटीग्रेशन किया इंटरडिसिप्लिनरी में। ठीक है, इरावती कर्वे। ठीक है, यानी कि सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री और इंडोलॉजी। ओके, आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स यूज द महाभारत, ठीक है, फॉर सोशियोलॉजिकल एनालिसिस, यानी कि महाभारत का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किसने किया? तो महाभारत का समाजशास्त्रीय विश्लेषण कौन किया है? मैं आपको पहले बताया हूं कि जहां पे हमारा रीजनल और महाभारत आए वहां पे सीधे आप इरावती कर्वे को यूज करेंगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू कर्वे इंडियन सोसाइटी शुड बी स्टडीड थ्रू, कर्वे साहब क्या करते हैं कि जो भारतीय सभ्यता है
है ना, भारतीय समाज जो है उसका अध्ययन किसके माध्यम से होना चाहिए? ठीक है, वेस्टर्न यूनिवर्सल मॉडल्स, यानी कि जो वेस्टर्न का मॉडल है उसको करना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये वेस्टर्नाइजेशन का विरोध करते हैं। प्योर इकोनॉमिक एनालिसिस? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा जो पूरे आर्थिक तौर पे भी भारतीय समाज को अध्ययन आप नहीं कर सकते। क्यों? भारतीय समाज को अध्ययन करने के लिए इन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी मेथड का यूज किया। उसमें हमारा इंडोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल, हिस्ट्री, ठीक है, ये सब चीजों का इन्होंने यूज किया है। तो प्योर इकोनॉमिक बेस पे नहीं होगा। क्लास स्ट्रगल? क्लास स्ट्रगल यानी कि मार्क्स बोलते हैं कि हमारा क्लास स्ट्रगल हो, से ही हमारा जो कैपिटलिज्म है हो वो हमारा सोशलिज्म के साइड जाएगा। ठीक है, और वही हमारा सोशलिज्म जाएगा, और वही सोशलिज्म फिर एक समय के बाद हमारा कम्युनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, तो क्या बचा हमारा? कल्चरल एंड रीजनल कंटेक्स्ट में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन शो डायरेक्ट विच रीजन शो स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन ऑफ क्लोज किन मैरिज? यानी कि किस क्षेत्र में निकट संबंधों में विवाह निषिद्ध है ना, यानी कि प्रोहिबिटेड है। क्लोज किन रीजन किसमें मना है, किसमें निषिद्ध है? तो आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में नहीं। साउथ इंडिया में क्या है कि मामा और भांजे की शादी हो जा रही है, मामा की जो बेटी है ना, मामा की बेटी से शादी हो जा रही है, बुआ की जो बेटी है उससे शादी हो जा रही है, यानी कि क्लोज किन मैरिज में, ठीक है, ये कहाँ प्रोहिबिटेड नहीं है, तो वो देखना है। और साउथ इंडिया में हमारा प्रोहिबिशन नहीं है, ठीक, ये नहीं होगा। सेंट्रल इंडिया में देखेंगे, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में भी नहीं है, ठीक है, लेकिन देखेंगे और सेंट्रल इंडिया यानी कहीं ना कहीं साउथ इंडिया का इन्फ्लुएंस इसमें है। ठीक है, यानी कि नॉर्थ इंडिया में हम देखेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश हमारे आते हैं, उसमें है कि निकट संबंधों में विवाह निषिद्ध है। इरावती कर्वे बिलोंग्स टू विच ट्रेडिशन इन इंडियन सोशोलॉजी? ठीक है, तो सिंपल है यार, इसमें ये इंडोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, क्योंकि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म हमारा रेडिकल ब्राउन होंगे, ठीक है, मार्क्सिस्ट हमारे कार्ल मार्क्स होंगे, पॉजिटिविस्ट का देखेंगे तो ऑगस्ट कॉम्ट होंगे, लेकिन इंडोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल देखेंगे तो हमारे ये इरावती कर्वे आएंगे। Who among the following emphasized kinship and regional diversity? आगे दोनों ना, ये रीजनल डाइवर्सिटी और किनशिप यानी कि नातेदारी और क्षेत्रीय विविधता पे बल दिया है, किसने? इरावती कर्वे ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कास्ट एंड रेस इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद? जो कास्ट एंड रेस इन इंडिया है किससे संबंधित है? तो ये आप देखेंगे कि कास्ट और रेस इन इंडिया है वो जीएस घोरे से साहब से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ठीक है, इन्होंने ये बुक लिखा है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, द कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? जहां संस्कृति की अवधारणा आए, संस्कृताइजेशन, तो वहां पे हम क्या याद आएंगे हमारे? श्री निवास, एम एन श्रीनिवास। ठीक, हु यूज्ड epics लाइक महाभारत फॉर सोशोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन? और जहां पे हमारे महाभारत आए, ठीक है, यानी कि देखिए, एक आप नोट कीजिए, जहां पे हमारा किनशिप आए, जहां पे हमारा किनशिप आए, ठीक है, जहां पे हमारा महाभारत आए, और जहां पे रीजनल आए, रीजनल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद करेंगे कि इनको इरावती, इरावती कर्वे को। ओके, ठीक, तो ये हमारी इरावती कर्वे होंगे। विच विच द स्कॉलर विद द कोर फोकस? ठीक है, ठीक है, देखेंगे इसमें। ठीक है, विद्वान को उनके मुख्य फोकस से मिलाइए। इरावती कर्वे कहाँ जाएंगी? इरावती कर्वे हो गए, जीएस घुरे हो गए, और एम एन श्रीनिवास हो गए। ठीक है, सोशल मोबिलिटी है, आप देखेंगे कि सोशल मोबिलिटी हमारा कहाँ जाएगा? एम एन श्रीनिवासन के पास, सोशल मोबिलिटी। और सोशल मोबिलिटी क्या होती है? सोशल मोबिलिटी जो है हमारी स्लो होती है। ठीक है, और ये किसके थ्रू होती है सोशल मोबिलिटी? सोशल मोबिलिटी हमारा कल्चरल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट के थ्रू होती है। और सोशल मोबिलिटी हमारे भी देखेंगे कि ये एम एन श्रीनिवास बोलते हैं कि जो सोशल मोबिलिटी है वो हमारा संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है, के माध्यम से होती है। ये एम एन जी एस घुरे साहब हैं, ठीक है, वो हम जो कास्ट स्ट्रक्चर है, कास्ट एंड रेस सिस्टम जो बात करते हैं, कास्ट स्ट्रक्चर यहाँ जाएंगे। और इरावती कर्वे जो हैं वो हमारा किनशिप, किनशिप सिस्टम पे फोकस ये करते हैं। यानी कि आप देख लीजिए,
यानी किनशिप सिस्टम यानी कि ए बी हो गया, सोशल मोबिलिटी ए हो गया, और कास्ट स्ट्रक्चर हमारा सी हो गया। ठीक है, यानी कि यदि ए बी सी दिया रहेगा, ठीक है, तो ए का 3, बी का 1 और सी का 2। ठीक है, यानी कि A3 3A B1 ये है ना, यानी ए। ठीक है, इसे आप डाल लीजिएगा। देखिए बी का 1, बी का 1, सी का 2, सी का 2 और 3 का ये, 3 का ये। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु क्रिटिसाइज्ड द ब्लाइंड एप्लीकेशन ऑफ वेस्टर्न थियरीज टू इंडियन सोसाइटी, यानी कि पश्चिमी सिद्धांतों के अंधानुकरण की आलोचना किसने की? ये ब्लाइंड एप्लीकेशन ऑफ द वेस्टर्न थियरीज का इन्होंने किसने विरोध किया? उन्होंने कहा, किसने? इरावती कर्वे ने। ठीक है, एम एन श्रीनिवास ये सब। ठीक, विच स्कॉलर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विलेज स्टडीज इन इंडिया? देखिए विलेज स्टडीज यानी कि विलेज स्टडीज किसने किया था? तो किसी गांव का नाम याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा है, किसका? रामपुरा। रामपुरा, रामपुरा कहाँ था? कर्नाटका। याद आ गया? तो कर्नाटका आया, इसको स्टडी किसने किया? एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास। ठीक है, वो व्यूड कास्ट एज ए क्लोज सिस्टम रूटेड इन ट्रेडिशन। ठीक है, यानी कि जो कास्ट हमारा है, जाति जो प्रथा है, वो हमारा एक क्लोज सिस्टम है, और हमारे वो कहाँ पे, यानी कि जाति को परंपरा आधारित बंद व्यवस्था बताया, यानी कि ट्रेडिशन पे वो डिपेंड करता है। तो कहाँ जाएंगे वो? ये याद आएंगे हमारे घुरे साहब। ठीक है, बिल्कुल हमारे जीएस घुरे साहब याद आएंगे। ठीक है, इन्होंने कास्ट को बोला कि ये जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, उस पर आधारित होती है, और एक हमारा बंद व्यवस्था है। ओके, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड? ठीक है, देखेंगे। ये बताइए किनशिप कहाँ पे था? कर्वे, इरावती कर्वे। ठीक है, बिल्कुल सही है। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये हमारे किनका था? घूरे साहब का। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। डोमिनेंट कास्ट, आप देखेंगे कि इन्होंने जो कंसेप्ट दिया है, ठीक है, संस्कृताइजेशन का, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है, डोमिनेंट, डोमिनेंट कास्ट। ठीक है, ये कौन कंसेप्ट दिए? श्रीनिवास। और ये जो डोमिनेंट कास्ट है किस पे डिपेंड करता है? न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ पे, यानी कि संख्यात्मक कितनी ज्यादा है आपकी, उस पे। फिर हमारा फोकस करता है इकोनॉमिक पे, इकोनॉमिक पे, है ना, यानी कि कितनी आपके पास जमीन है। ठीक है, फिर हमारा ये डिपेंड करता है सोशल इन्फ्लुएंस पे। ठीक है, प्रेस्टीज पे। ठीक है ना, तो इन चीजों पे ये हमारा डोमिनेंट कास्ट, यानी कि ये आप देखेंगे जहां डोमिनेंट कास्ट आएगा वहां पे श्रीनिवास ये सही है। अब संस्कृताइजेशन आपको पता है, संस्कृताइजेशन किसका है? एम एन श्रीनिवास का। तो हमारा ये गलत होगा, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप। इरावती कर्वे एम्फेसाइज्ड किनशिप पैटर्न, यानी कि इरावती कर्वे जो हैं, इन्होंने नातेदारी पैटर्न पे जोर दिया। बिल्कुल सही है, करेक्ट है। सी एक्सप्लेन्ड इंडियन सोसाइटी मेनली थ्रू सोशल मोबिलिटी, यानी कि रीजन ये बता रहा है कि यह है असोशन की कथन जो है कि इरावती कर्वे ने क्या किया कि जो हमारा नातेदारी सिस्टम है उस पर उन्होंने बल दिया है। बिल्कुल सही है। क्यों बल दिया है? क्योंकि इन्होंने इंडियन सोसाइटी को सामाजिक गतिशीलता पे के थ्रू समझाया है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो हमारे सोशल मोबिलिटी है, ये हमारे किसके द्वारा है? एम एन श्रीनिवास। जो एम एन श्रीनिवास हैं, है ना, इनके द्वारा ये हमारा सोशल मोबिलिटी दिया गया है। और ये जो सोशल मोबिलिटी है किसके थ्रू होता है? सोशल मोबिलिटी हमारा संस्कृताइजेशन, ठीक है, और वेस्टर्नाइजेशन के माध्यम से होता है, और ये हमारा एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, तो यानी कि ये जो है आर, ये हमारा गलत है, यानी कि ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ये सी। ठीक है, ये है। ओके, ठीक है, ओके, इतना ही आपका एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया हूँ मैं। ठीक है, तो अब तक आप देखें कि जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में कराया हूँ मैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इरावती कर्वे, जीएस घुरे साहब और श्रीनिवास से हमारे रिलेटेड थे। और जैसा कि आपने पहले जीएस घुरे साहब को पढ़े, एम एन श्रीनिवास साहब को पढ़े, और इरावती कर्वे को आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से
सॉल्व आपसे हो जाएंगे। ठीक है, इरावती कर्वे जी का भी आपने क्वेश्चन एमसीक्यू करके देखा है आपने। ठीक है, आप उसको अच्छे से कर ले जाएंगे। इसके बाद इनका जो वन लाइनर नोट्स है, इसको भी देख लिया आपने। ठीक है, इनकी क्या बुक्स एंड वर्क हैं। ठीक है, और इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अरेंज करके आप देखेंगे। पहले हिंदू आएंगे, फिर नातेदारी आएगी, फिर हमारा युगांत हो जाएगा, युगांत। ओके, वेस्टर्न थियरीज का इन्होंने कैसे विरोध किया है, इसको देखा। इन्होंने मेथोडोलॉजी कौन कौन यूज किया है, मेथोडोलॉजी में इन्होंने क्या क्या यूज किया है, उस सबको आपने देखा है। कास्ट सिस्टम और सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताया हूं। मैं फैमिली एंड मैरिज का क्या रोल है ना। और यदि कहते हैं कि यदि औरतों को समझना है तो उनको आप आइसोलेशन के माध्यम से नहीं समझ पाएंगे, बल्कि आप किनशिप, फैमिली और मैरिज के माध्यम से ही जो वुमन का रोल है, स्टेटस है, आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसको भी देखा आपने। फिर आप देखे हैं कि किनशिप सिस्टम है क्या, नातेदारी प्रणाली है क्या। और नातेदारी प्रणाली को समझने के लिए इन्होंने 4 मेजर रीजनल पैटर्न को समझाया है। याद रखिएगा, इसमें इन्होंने वेस्टर्न एरिया को, पश्चिमी जो क्षेत्र है ना, उसको इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, ये कंसेप्ट है। उसके बाद जो इनका लाइफ के बारे में थोड़ा सा हम समझे हैं कि इनको हम सोशोलॉजिस्ट क्यों कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्यों कहते हैं। और इन्होंने भारतीय समाजशास्त्र, जो इनका दृष्टिकोण है, उसको समझने के लिए इन्होंने जो हमारा इंडोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, किनशिप स्टडीज, रीजनल डाइवर्सिटीज, इन सबको एकीकृत करके इन्होंने भारतीय समाज को समझाया है। ठीक है, इरावती कर्वे आपको पता है कि बर्मा में जन्मी और इंडिया में 1970 में इनका देहांत हो गया। ठीक है, तो ये वीडियो, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ऐसे ही सोशोलॉजिकल इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, ठीक है, आप हमारे चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।